हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अनदर वीडियो फ्रॉम ब्लूमिंग माइंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी आईएससी बोर्ड का सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जनरली हम अगर हम दो स्ट्रैंड्स मानते हैं इस तरीके से। अगर ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, और ये स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहता हूँ, लेट दिस बी आवर कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज आवर टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है? हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि टेम्पलेट की तरह काम करेगी। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5th प्राइम साइड पर प्रेजेंट होता है क्या? प्रमोटर रीजन। ये है हमारा प्रमोटर रीजन, ये है प्रमोटर। और उसके 3rd एंड की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर, जहाँ पर हमारे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। बीच में प्रेजेंट होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ये है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। इसका करेक्ट आंसर है, अब पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इंड्यूसर। इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है। इंड्यूसर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जीन रेगुलेशन में जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको इंड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज, जैसा कि आपने लैकोपेरोन में पढ़ा होगा। इंड्यूसर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आया जिसको कंडक्ट किया गया साइंटिस्ट हर्शे एंड चेस द्वारा। सर रिपीट करना पड़ेगा, क्यों सर? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ्स का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, एंड देन केम थर्ड एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट हर्शे एंड चेस। तो जो फाइनल प्रूफ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, वो दिया था साइंटिस्ट हर्शे एंड चेज ने। जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बैक्टीरियोफाज वायरस का इस्तेमाल करके उसको इन्फेक्ट कराया था। किसके साथ? ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ। तो आपने पढ़ा होगा कि 2 तरीके के वायरसेस लिए गए थे, एक जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर था और दूसरा जिनमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर था उनमें उनका जो प्रोटीन कोड है, वायरस का जो प्रोटीन कोड है वो रेडियो एक्टिव था, और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में उगाए गए थे उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था। एंड वो बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए, अगर मैं इसको रेडियो एक्टिव डीएनए द्वारा इन्फेक्ट किए गए थे, ऐसे वायरस जिनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो बैक्टीरियाज उनमें भी क्या रेडियो एक्टिविटी पाई गई। सो दिस वाज द फाइनल प्रूफ। यही था हमारा फाइनल प्रूफ
कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, गिवन बाय हर्शे एंड चेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हर्शे एंड चेस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द कोडोन यूज्ड इन द चेन टर्मिनेशन आर। सो आप जानते हैं कि टोटल 64 कोडोन्स हैं, जिसमें से 61 कोडोन्स जो है वो एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं और बाकी जो 3 हैं वो स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं। तो वो स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? एक हमारा स्टॉप कोडोन आता है UAA, UAG और UGA। सो ये हैं हमारे 3 स्टॉप कोडोन। और स्टार्ट कोडोन AUG जो स्टार्ट कोडोन के लिए काम करता है। उसके अलावा ये जो तीनों कोडोन्स हैं ये क्या है? ये एज अ स्टॉप कोडोन काम करते हैं, स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, UAA, UAG और UGA ये स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जेनेटिक्स का एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। अ वुमन हैज़ नॉर्मल विजन बट हर फादर इज कलर ब्लाइंड। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल दिया गया है और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। सो वुमन इज हैविंग अ नॉर्मल विजन बट हर फादर इज कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर वुमन का जो जीनोटाइप निकल कर आता है, क्योंकि उसके फादर क्या हैं? उसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो देर आर चांसेस कि शी इज़ द कैरियर। सो वो क्या है? एज अ कैरियर की तरह काम करती है। नॉर्मल विजन है क्योंकि रिसेसिव ट्रेड है, रिसेसिव डिजीज़ है, तो वो कैरियर की तरह काम करती है, लेकिन उसका जीनोटाइप XX0 होगा। इफ़ शी मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन, अब यहाँ पर जो जिसके साथ वो शादी करती है दैट इज़ अ कलर ब्लाइंड मैन, यानी कि ऑब्वियसली उसका जीनोटाइप जो है वो ये होगा। ठीक है। सो जब इनके बीच में क्रॉस किया जाएगा, तो अगर हम क्रॉस करेंगे सो ऑफस्प्रिंग्स का जो जीनोटाइप है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमने डिटरमाइन कर लिया ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर 2 सन है, 2 सन में से ये जो है दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज डिजीज्ड, दिस इज डिजीज्ड या कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। ठीक है। सो टोटल 50% ऑफ हर सन आर अफेक्टेड। सो 50% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जितने भी सन होंगे उसमें से 50% सन जो है उनके चांसेस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि सन जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 50%। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। सो बहुत तरीके के क्रॉसेस आते हैं, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर हमें फिनोटाइप नोन है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, अगर कोई प्लांट है डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है तो हम उसका जीनोटाइप किस तरीके से पता करेंगे ये पूछता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आता है हमारा ए, टेस्ट क्रॉस। आप जानते होंगे टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस में हम
नोन फिनोटाइप का अननोन जीनोटाइप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें फिनोटाइप पता होता है लेकिन हमें जीनोटाइप नहीं पता होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे आपने क्या ही होगा कि जो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट है उनके दो केसेस आते हैं। केस 1 कि या तो वो कैपिटल T स्मॉल t हो सकता है या फिर वो कैपिटल T हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, याद रखिए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको क्रॉस कराते हैं ताकि हम उसका जीनोटाइप पता कर सकें। सो इनको क्रॉस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि या तो वो टॉल कैपिटल T स्मॉल t की वजह से है या फिर वो टॉल कैपिटल T की वजह से है। ठीक है, सो किसी भी नॉन डोमिनेंट फिनोटाइप का अगर आपको अननोन जीनोटाइप निकालना है तो आप क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे जिसमें आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। सो ये हमारा फीमेल हेटेरोगेमेटी का एग्जाम्पल है। फीमेल हेटेरोगेमेटी जिसमें जो हेटेरोगेमीट्स हैं यानी कि दो तरीके के गेमीट्स वो जनरली फीमेल प्रोड्यूस करती है। फीमेल इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स, सो फीमेल इज हेटेरोगेमस, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बर्ड्स। जनरली बर्ड्स में हमें फीमेल हेटेरोगेमेटी दिखाई देती है ZW टाइप्स। जो बाकी ऑप्शन है मैमल्स में आपको पता है कि XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाइज हैं उनमें ZZ और Z0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। ड्रोसोफिला में भी हमें XX और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। बर्ड्स में हमें ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देता है फीमेल हेटेरोगेमेटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, बर्ड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि द लाइफ स्पैन ऑफ राइस प्लांट ओराइजा सटाइवा का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है। सो जनरल फिनोमेना है कि हम धान जो है वो खारिफ के सीज़न में बोते हैं। मानसून के टाइम पर आप धान को बोते हैं और उसके कटाई का समय अक्टूबर तक आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 मंथ, 4 महीने का लाइफ स्पैन होता है राइस का। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 4 मंथ्स। राइस की जो लाइफ स्पैन है दैट इज 4 मंथ्स, 4 महीने। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ सीजनल ब्रीडर, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉग। फ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन जनरली मार्च से जून तक के बीच में होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉग। फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल ब्रीडर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अगर हमारे पास 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, सो अगर इनमें मियोटिक डिवीजन होगा तो कितने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, तो अगर इनमें मियोसिस होगा सो कितने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस का जो रिजल्ट है आपको पता है कि वन मियोसिस गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स को देता है। तो इसमें
अगर हम इसको करेंगे तो टोटल हमें 100 पोलन ग्रेन्स जो है वो जनरेट होंगे, 100 पोलन ग्रेन्स जनरेट होंगे, 100 पोलन ग्रेन्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 100, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 100 पोलन ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर meiosis of 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ द रूट सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 38 क्रोमोसोम्स। रूट सेल में क्या है? 38 क्रोमोसोम्स हैं। रूट सेल इज हैविंग 38 क्रोमोसोम्स, यानी कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका 2n नंबर निकाल सकते हैं। सो इसका जो 2n नंबर है दैट इज 38, 2n नंबर, यानी कि इसका जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कंडीशन, रूट सेल डिप्लॉइड होता है। सो इसका जो क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज 38, 2n नंबर इज 38। आगे बढ़ते हैं। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ दिस प्लांट विल बी। देखिए रूट सेल है डिप्लॉइड, यानी कि इसका 2n नंबर है 38, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है वो होता है 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड, यानी कि इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो 2n से हमें पता चलता है कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में होंगे 19 क्रोमोसोम्स। जब मैं 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आता है, यानी कि 3n नंबर विल बी 50n, यानी कि एक सेट में अगर 19 है तो 3 सेट में 57 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि इसके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? टोटल 57। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 57 क्रोमोसोम्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंटाइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स। आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स की 2 लेयरें होती हैं, पोलन ग्रेन्स की 2 लेयरें हैं। जो आउटर लेयर है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, जो कि बनी होती है किससे? स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। और दूसरी है हमारी इंटाइन लेयर, इंटाइन बनी होती है किससे? पैक्टोसेलुलोज से, पैक्टोसेलुलोज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पैक्टोसेलुलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पोलन ग्रेन्स की इंटाइन लेयर पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर लेयर ऑफ द ओवम इज कॉल्ड। सो जो ओवम है उसकी ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर लेयर कौन सी है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, जोना पेलिसुडा लेयर, जोना पेलिसुडा लेयर, जो कि क्या करती है? आपके जब मल्टीपल स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान, ताकि एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर सके आपके ओवम को। बाकी सारे जो स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देती है आपकी जोना पेलिसुडा लेयर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है? देखिए 3 प्रोसेस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस होता है जहां पर आपके स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, और स्पर्मिएशन होता है जहां पर आपके स्पर्मेटोजोआ जो है वो रिलीज्ड हो जाते हैं फ्रॉम दी सर्टोली सेल्स। सो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब आपके स्पर्मेटोगोनिया जो है उनमें डिवीजन होता है,
माइटोटिक डिवीजन होता है तो उसमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, पहला, अगर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, अगर पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद बनाते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स फिर आगे जाके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। सो स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ। सो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर आपके स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कंप्लीट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, उसको कहते हो आप स्पर्मियोजेनेसिस। और जब ये स्पर्मेटोजोआ फाइनली आपके सर्टोलिक सेल से रिलीज हो जाते हैं तो उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोलिक सेल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये फर्क है आपके स्पर्मियोजेनेसिस में और स्पर्मिएशन में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज। डेवलपिंग एम्ब्रियो में किसी भी प्रकार की जेनेटिक डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी पता करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के दौरान आप एक फ्लूइड लेते हैं एमनियन से, जिसमें आपका फीटल टिश्यूज और फीटल डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का जो एबनॉर्मेलिटी है उसका पता कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एमनियोसेंटेसिस। बच्चे मुझसे चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इनमें से कौन सा फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है? सो पहला ऑप्शन है LNG-20 जो कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। दूसरा ऑप्शन है सहेली। तीसरा ऑप्शन आईपिल। सहेली एंड आईपिल आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स। एंड डी ऑप्शन इज सर्विकल कैप। सर्विकल कैप, डायफ्राम, कॉन्डोम, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फिजिकल बैरियर्स में आती हैं, फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, सर्विकल कैप। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फार्केशन इज इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड। एक पेशेंट हॉस्पिटल में लाया गया, इट इज ही और शी इज अफेक्टेड विद मायोकार्डियल इन्फार्केशन। तो आप सबसे पहले उसको क्या देंगे? आप सबसे पहले एंटी क्लॉट एजेंट की तरह एंटी क्लॉट एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता है एज अ एंटी क्लॉट एजेंट। मायोकार्डियल इन्फार्केशन के दौरान किसी भी प्रकार की क्लॉटिंग को रोकने के लिए एंटी क्लॉटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस जो कि इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिजीजेस। किसी भी प्रकार के प्लांट डिजीजेस को रोकने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, ठीक है, जो कि होस्ट और प्रे प्रेडेटर और होस्ट और प्रे इन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है।
सो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल किया जाता है आपके प्लांट डिजीज़ को रोकने के लिए। सो बैकुला वायरस, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस और ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस है। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस आपका बीटी कॉटन वगैरह इन सब में इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया है जिससे आपको क्राइजीन जो है मतलब क्रिस्टल शेप टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ करता है वो, जो कि आपके इंसेक्ट के गट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और बैकुला वायरस, ये तीनों जो है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो नहीं किया जाता है वो है आपका ऑप्शन बी, ड्रैगन फ्लाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। So dragonfly is not used as a biocontrol agent. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इन दी हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, तो सबसे पहले हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन लिखते हैं। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या कहती है कि P प्लस Q, अगर P जो है वो एलीलिक फ्रिक्वेंसी मान लूँ, अगर मैं P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली द एलीलिक फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, ठीक है। सो अगर इनकी जेनेटिक फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। सो P स्क्वायर आती है आपके होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है, Q स्क्वायर आपके होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी है और हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होती है 2PQ। सो इसमें आपसे हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पूछता है, वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2PQ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2PQ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन अ, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक एवोल्यूशनरी फोर्स है जो कि सर्टेन रैंडम चेंजेस होते हैं आपकी पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी में जो सर्टेन चेंजेस आ जाते हैं एट रैंडम, उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादातर चांसेस है, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉलर पॉपुलेशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन अ स्मॉलर पॉपुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन। लार्जर पॉपुलेशन में जनरली कम चांसेस हैं आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट के, और कभी कभी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक नई स्पीशीज़ जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है, जिसको फाउंडर्स इफेक्ट कहा जाता है। और साथ ही साथ आपने बॉटलनेक इफेक्ट भी पढ़ा होगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के ही दो मेन कॉजेज हैं, फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इनमें से कौन सा ह्यूमन बींग का वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो कि बाय टाइम जो है उनका कोई यूज़ नहीं रहता, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन दी बॉडी, बॉडी में रहते हैं बट दे आर ऑफ नो यूज़। जैसे कि इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो इसमें वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, आईलिड्स। आईलिड्स आर नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द एब्रीवेशन HNRNA स्टैंड्स फॉर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो कहता है कि HNRNA स्टैंड्स फॉर, HNRNA आपको पता होगा कि इट इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA, प्रीकर्सर ऑफ
mRNA, mRNA आपका मैसेंजर आरएनए, एंड hnRNA की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज hnRNA स्टैंड्स फॉर हेटेरोजीनस न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, अगेन वो आपसे एक फुल फॉर्म पूछता है एब्रीवेशंस की। द एब्रीवेशन IUCD स्टैंड्स फॉर, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस जैसे कि आपके कॉपर टी, कॉपर 7 और LNG मल्टीलोड 375, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। IUCD स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है कि हु प्रपोज दी रिकैप्सुलेशन थ्योरी, रिकैप्सुलेशन थ्योरी किसने दी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने ये थ्योरी दी है। रिकैप्सुलेशन थ्योरी ये कहती है कि आपकी जो ऑन्टोजेनी है, ऑन्टोजेनी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब कि जो आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है, किसी भी एनिमल की जो लाइफ हिस्ट्री है वो आपकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। जो एनिमल की जो लाइफ हिस्ट्री है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ हिस्ट्री है वही आपकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। सो ये है रिकैप्सुलेशन थ्योरी ऊपर ऊपर से, ठीक है। सो ये दी है किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द एक्स क्रोमोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट हेनकिंग ने 1891 1891 में। हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक पर्टिकुलर बॉडी है न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि आगे जाके जो है वो इनहेरिट कर रही है, और आधे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान आधों में वो बॉडी जा रही है और आधों में वो बॉडी नहीं जा रही है। सो उसको नाम दिया गया एक्स बॉडी, एंड लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इट इज़ द एक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान आगे जाके डिस्कवर मतलब 50% के मीट्स में वो बॉडी जो है वो इनहेरिट होती है।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है कि द फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल का वो फेज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल डेट्रियोटेशंस ऑफ द वाइटल कैपेसिटी, जहाँ पर आपकी सारी वाइटल कैपेसिटी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डेट्रॉयट हो जाती हैं। ठीक है, सो लाइफ साइकिल आपने देखा होगा, लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं। जुवेनाइल फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, वेजिटेटिव फेज होता है, और सबसे एंड में जो फेज होता है, जनरली आपके एंड तक आते आते, आपकी लाइफ के एंड तक आते आते आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं, आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। ठीक है, सो वो है आपका सेनेसेंस का फेज, जो कि धीरे धीरे इट लीड्स टू द डेथ। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेनेसेंस फेज। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेनेसेंस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इज डिटरमाइंड बाय। जो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है उसकी कंपैटिबिलिटी को कौन डिस्क्राइब करता है, मतलब ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा। मतलब स्टिग्मा में सर्टेन कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं, उनके बीच में पोलन्स के जो वॉल है और जो स्टिग्मा की जो ऊपर जो वॉल है उनमें सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनके बीच में एक प्रकार का केमिकल डायलॉग होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि वेदर अ पर्टिकुलर पोलन इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। अगर कंपैटिबल पोलन है तो फिर वो जर्मिनेट करेगा और आपकी पोलन ट्यूब बनेगी, और अगर वो इनकम्पैटिबल है तो सीधी सीधी है वो आप पिस्टल आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, सर्टेन केमिकल्स, और उन केमिकल्स का जो नेचर है दैट इज प्रोटीनेशियस। सो सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस कंपैटिबिलिटी को, जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के दौरान जो कंपैटिबिलिटी होती है उसको डिसाइड करती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, स्पेशल प्रोटीन्स। स्पेशल प्रोटीन्स जो कि आपकी स्टिग्मा में जो है जब पोलन जर्मिनेशन के दौरान पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, अगर कंपैटिबल है तो यहाँ से आपकी फिर पोलन ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, स्पेशल प्रोटीन्स।